पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग की डिफिनीशन क्या है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने नर्सिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो नर्सिंग एक प्रोफेशन है, तो हर प्रोफेशन के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पहली चीज़ है स्पेशलाइज एजुकेशन। कोई भी एक फील्ड होता है, कोई भी एक प्रोफेशन होता है, वो किसी एक स्पेशल एरिया में होता है। तो प्रोफेशन के अंदर जिसका पहला कैरेक्टर होगा वो होगा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। सेकंड होगा बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें उस एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कंटिन्यू रिसर्च एक्टिविटी। जो भी एक प्रोफेशन होता है उसमें हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे हमारी नर्सिंग प्रोफेशन है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ें रिसर्च होती है और उसके अपडेट्स आते हैं। और जो उसके बाद आता है वो आता है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होता है, तो उन रूल रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। उसके बाद ऑटोनॉमी। अगर एक कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होता है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंड हो, हमें हमारे रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मैनर में होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम ऑटोनॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आईएनसी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो क्या कराती है, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कोर्सेज लॉन्च करती है, उसको कंडक्ट कराती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए। और लास्ट में बचता है सर्विस ओरिएंटेशन, यानी कि हमारे प्रोफेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस सर्विस के ओरिएंटेशन आना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस रोल ऑफ नर्सेस, कि नर्सेस का क्या क्या डिफरेंस रोल होता है एक प्रोफेशन के अंदर। क्योंकि नर्सिंग एक प्रोफेशन है तो उसमें नर्सेस का रोल क्या होता है। तो पहला रोल क्या है, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी क्या है, एबल टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन, यानी कि मैंने पहले ही बताया था ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना। तो नर्सेस के अंदर इतनी नॉलेज इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो अपने डिसीज़न को इंडिपेंडेंट रख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करके जाता है और इन बाई चांस उसको क्रॉस चेक करने के लिए नर्सेस को कहा जाता है और वो मेडिकेशन जो है वो रॉन्ग निकलती या फिर डोज या फिर फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा होती है, तो नर्सेस वहाँ पे कॉन्फिडेंशियली बोल सकती है एकदम कॉन्फिडेंट होकर के और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन के थ्रू उस समय वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी और अपने डिसीजन लेकर के वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी और पेशेंट को वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी। नर्स इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल एंड एंसरेबल फॉर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। अब क्या है कि अगर एक नर्स जो है वो वेल नॉलेज होगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगी अपने पेशेंट की और वो हर चीज़ के लिए आंसरेबल रहेगी, यानी कि उसके अंदर ऑटोनॉमी होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, तभी तो वो अपने पेशेंट के लिए आंसरेबल बन पाएगी और इन सब से वो क्या करेगी, क्वालिटी ऑफ केयर को प्रोवाइड करेगी। अब इसके बाद आता है केयर गिवर। अब केयर गिवर क्या है, हेल्प क्लाइंट टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन इन इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो अपने पेशेंट को इतनी अच्छी केयर प्रोवाइड करेगी कि जल्दी से जल्दी उसका पेशेंट जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, यानी कि खुद से चलने लगे, खुद से उठने लगे, अपनी चीज़ें खुद से करने लगे, इतना उसको अचीवमेंट दिलाती है, मैक्सिमम अचीवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आता है एडवोकेसी। तो एडवोकेसी में क्या है, एक्ट एज प्रोटेक्टिंग क्लाइंट राइट्स। हमारे पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्योंकि ये हर एक ह्यूमन के राइट्स होते हैं तो वैसे ही पेशेंट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो वहाँ पे वो किसकी तरह रोल करती है, एडवोकेट की तरह रोल करती है और वो अपने पेशेंट के लिए खड़ी होती है, अपने पेशेंट की साइड लेती है ताकि जो पेशेंट है वो क्वालिटी केयर उसको प्रोवाइड किया जा सके। और उनके बीच में IPR होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से पेशेंट नर्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। और लास्ट आता है एडुकेटर।
तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडुकेटर। तो एडुकेटर में क्या होगा कि जो नर्स है वो अपने क्लाइंट को हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो वहाँ पे वो एज अ टीचर या एज एजुकेटर रोल प्ले करती है क्लाइंट की क्वालिटी ऑफ केयर के लिए। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेटर। दैट्स मीन यहाँ क्या है कि जो नर्स है वो एक कम्युनिकेटर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? कम्युनिकेटर की तरह बिहेव करती है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। ये एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा पार्ट माना जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि नर्स जो है वो IPR मेंटेन करती है, तो वो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप तब मेंटेन होता है जब जो पेशेंट है और नर्स है उसके बीच अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अगर नर्स के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो वो कभी भी खुद की बातों को क्लियरली नहीं बता पाएगी। जो कम्युनिकेशन होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मैनेजर। मैनेजिंग रोल विद अ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। हेल्थ केयर सेक्टर में जितना भी इन्वायरमेंट है, नर्स को उसके साथ साथ मैनेज करना पड़ता है अपने पेशेंट के लिए। उस इन्वायरमेंट को हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है अपने पेशेंट के लिए विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेशन के, उनमें कोड ऑफ एथिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का। कोड ऑफ एथिक्स मतलब होता है कि मैं ऊपर से बता रही हूँ, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं किसी भी प्रोफेशन या ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके थ्रू हम उस प्रोफेशन में खुद के डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। तो पहला कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स सर्व अ मीन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द प्रोफेशन। तो मैंने बताया ना कि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सर्व करता है एक सेल्फ रेगुलेशन, एक मैनर को, जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशन में कैसे हो। अगर आप अपने प्रोफेशन के जितने भी कोड ऑफ एथिक्स यानी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हो तो आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो, और ये हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है हमारा वो है प्रोफेशन कोड। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल एंड नर्स अदर्स टू द प्रोफेशन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। यानी कि जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है वो एक सिस्टम है रूल का, और उसमें कुछ प्रिंसिपल आते हैं जो हमारी नर्स होती हैं वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। An international code of ethics for nurses was first adopted by the International Council by Nurses 1953। तो जो पहला इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स आया था नर्सेस के लिए वो 1953 में आया था, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने अडॉप्ट किया था। ICN कोड ऑफ एथिक्स 2012 रिवाइज्ड। यानी कि जो भी ICN का कोड ऑफ एथिक्स है वो 2012 में फिर से रिवाइज हुआ था। अब रिवाइज हो करके क्या बना था? अब रिवाइज तो हुआ था, फिर रिवाइज हो करके क्या बना था? 4 प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ INC कोड ऑफ एथिक्स। 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स बताए गए हैं जो हमारा ICN है उसके कोड ऑफ एथिक्स में। तो पहला क्या है? नर्स एंड पीपल। उसमें ये रहता है कि नर्स एक पीपल, यानी कि अगर नर्स है और कुछ लोग हैं तो उसमें नर्स कैसे बिहेव करती है, उस इन्वायरमेंट को कैसे हेल्दियर इन्वायरमेंट में चेंज करती है। फिर उसके बाद आता है नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स जो है वो अपने प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस कर रही है, जो काम कर रही है, उसको कितनी लॉयल्टी के साथ करती है, कितना अपने पेशेंट और क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बना पाती है। फिर 3rd नंबर पे आता है नर्स एंड द प्रोफेशन। यानी कि नर्स जो है वो कितने इथिकल एंड लीगल चीज़ों को फॉलो करती है, वो कितने प्रिंसिपल्स के साथ अपने काम को, प्रैक्टिस को और पीपल को हैंडल करती है। तो इसमें आ जाएगा नर्स एंड द प्रोफेशन। उसके बाद आता है नर्स एंड द कोवर्कर। यानी कि अब नर्स जो उनके कोवर्कर्स हैं उनके साथ कैसे काम कर रही हैं, कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसे कोऑपरेट कर रही हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रही हैं, कैसे अपने रोल को प्ले कर रही हैं, वो ये चारों पॉइंट्स हमारे डिसाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स 4 एरिया। अब फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एक नर्स की, और उसको मेनली 4 पॉइंट में डिफाइन किया गया है कि 4 एरियाज़ में। पहला होता है टू प्रमोट हेल्थ। जो हमारी नर्स होती है वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करती है ताकि कोई बीमार ना पड़े। फिर सेकंड जो आता है उसमें होता है टू प्रिवेंट इलनेस। यानी कि हेल्थ को प्रमोट करेगी, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है फिर भी वो हेल्थ को
प्रमोट करेगी। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या करती है, इलनेस को प्रिवेंट करती है। अगर हेल्थ प्रमोट होगा तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा, और अगर फिर भी कोई बीमार पड़ गया तो टू रिस्टोर हेल्थ, यानी कि जो हमारी तबीयत बिगड़ी है उसको ठीक करेगी। टू एलिवेट सफरिंग, अगर कोई इंसान किसी भी पेशेंट तो आते ही हैं, तो वो पेशेंट जो है वो किसी न किसी बीमारी के साथ सफ़र करते रहते हैं, तो उसमें हेल्प करती है। और फिर उसका टोटल मीन यही रहता है कि क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ाना, यानी क्वालिटी ऑफ केयर जो है उसको इन्हेंस करना। एलिवेट करती है सफरिंग्स को, रिस्टोर करती है हेल्थ को, प्रिवेंट करती है इलनेस को, और प्रमोट करती है हेल्थ को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनसीपी। एनसीपी एक बहुत मेन टॉपिक है, बिकॉज हम फर्स्ट तो नहीं बट सेकेंड सेमेस्टर के बाद से हमें एनसीपी बनाने के लिए आते हैं हमारे क्लिनिकल एरिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनसीपी।